नमस्कार। एनसीआर खबर के इस चुनावी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। नोएडा में चुनाव अब शबाब पर आने लगा है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि प्रत्याशी उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी बहुत कोशिश कर रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थकों का दावा है कि हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र बड़ा है, इसलिए हम लगातार वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या नोएडा के क्षेत्र बड़ा होने के कारण लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर कोई और बात है, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के शहरी वोटर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के तो लोग फिर भी पहुंच पा रहे हैं उन तक, लेकिन विपक्ष के प्रत्याशियों का उन तक पहुंचना बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 10 तारीख को विपक्ष के एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से डॉक्टर महेंद्र नागर ने नोएडा में कुछ जगह अपना प्रचार के लिए समर्थकों के साथ उन्होंने घूमना शुरू किया, लेकिन वो सभी जगह गांव से थी। अब ऐसे में प्रश्न ये है कि क्या बिना शहरी वोटर के विपक्ष इस चुनाव में डॉक्टर महेश शर्मा को टक्कर देने में सोच रहा है या फिर विपक्ष के गिनती में शहरी वोटर है ही। इन सभी बातों के लिए आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया पैनल है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी, मेरे साथ फ्लैट बायर्स और शहरी लोगों की आवाज नेफोवा के सदस्य दिनकर पांडे जी हैं, और मेरे साथ एओए पूर्व एओए अध्यक्ष और समाज सेवी जोगिंदर सिंह जी हैं। आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी से पूर्व नोएडा महानगर अध्यक्ष दीपक विक भी आने वाले थे, किंतु टेक्निकल खराबी या उनके पास जो समस्या थी उसके कारण शायद वो नहीं आ पा रहे हैं। मैं इस बात को शुरू करता हूं सबसे पहले दिनकर पांडे जी से। दिनकर जी, एक शुरुआत आपसे करना चाहता हूं मैं कि क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव में प्रत्याशी लोगों तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये सिर्फ हमारा ही एक आकलन है। देखिए, नहीं पहुंच पा रहे हैं वो तो सर्वविदित है। सबको दिख रहा है कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी तक मुझ तक भी ना तो सत्ता पक्ष ना विपक्ष किसी के प्रत्याशी नहीं पहुंचे हैं, ना प्रत्याशी के समर्थक पहुंचे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या उनमें इच्छा है समर्थकों तक या समर्थकों से आगे बढ़कर वोटरों तक पहुंचने की, क्योंकि उस तरह का कोई गंभीर प्रयास नहीं दिख रहा है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं जहां पे मैं रहता हूं, तो जरूर कुछ समर्थक गाड़ियों की भीड़ लेके या अपनी टोली के साथ, कार्यकर्ताओं की टोली के साथ घूम रहे हैं, लेकिन शायद ही वो 2 से 3% मतदाताओं तक भी पहुंच सके हैं। अगर मैं डॉक्टर महेश शर्मा की बात करूं, डॉक्टर महेश शर्मा खुद सोसाइटीज में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जरूर उनकी पुत्री है, उन्होंने कमान संभाली है, लेकिन उनका भी रीच बहुत लिमिटेड कार्यकर्ताओं तक ही है। विपक्षी उम्मीदवार तो शायद आ ही नहीं रहे। उनको शायद ऐसा लगता है कि हाई राइज वाले हमें वोट ही नहीं करेंगे, जबकि अगर वो घूमना शुरू करें तो शायद खुद आश्चर्यचकित हो जाएं कि हमारे समर्थक भी कितने हैं। ओके, मैं अब इस बात पे जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर जी, ये जो एक सवाल है कि डॉक्टर महेश शर्मा के लोग तो फिर भी चलिए, उनका परिवार से लोग पहुंच रहे हैं या वो भी कुछ कुछ जगह पहुंच रहे हैं, विपक्ष से कोई पहुंच नहीं पा रहा है, ऐसा सही है? जोगिंदर सिंह जी, जोगिंदर जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। अच्छा, जोगिंदर जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं राजेश बैरागी जी को इसमें लाना चाह रहा हूं। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो दिनकर पांडे जी कह रहे हैं कि विपक्ष तो शहरी लोगों तक पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं या पहुंचना नहीं चाहते हैं? देखिए देखिए पिछले 10 वर्ष की राजनीति में हम अगर देखेंगे, जब से भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई है और नरेंद्र मोदी जी का एक आक्रामक चुनावी अभियान पूरे 10 वर्ष से चल रहा है,
उसमें विपक्ष और आम नागरिकों के बीच में एक संवादहीनता की स्थिति बनी। वो संवादहीनता इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव में भी हमें दिखाई दे रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के प्रत्येक क्लस्टर में जाने के लिए नहीं जाना जाता है। प्रत्याशी जो है वो उसका नाम चलता है और पार्टियों की हवा चलती है। तो हवा तो विपक्ष की बिगड़ी हुई है और प्रत्याशी जो है वो चाहे सपा के हों चाहे बसपा के हों, निर्दलीयों की बात हम छोड़ देते हैं क्योंकि निर्दलीय इस चुनाव में केवल बहुत ज्यादा हुआ तो उत्प्रेरक का काम करेंगे या अपनी संतुष्टि के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक 3 प्रमुख दलों के प्रत्याशियों का मामला है और उनमें जो 2 विपक्ष के हैं, उनके अपने अपने क्लस्टर हैं, वो उन्हीं में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जहां तक शहरी वोटर का सवाल है तो ये हम पहले से भी जानते हैं कि सपा और बसपा का वोट शहरी वोटर में कम रहता है हमेशा ही। वो संपर्क भी कम कर पाते हैं, उन्हें शायद विश्वास भी नहीं है और वहां से उन्हें वोट मिलता भी कम है। तो वही इस चुनाव में भी मैं इस देखने बात में को आ थोड़ा रहा है। सा इसको ऐसे लेना चाहूंगा कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के, तो मैं उसका एक आंकड़ा देख रहा था, तो उसमें लगभग जो शहरी वोटों का प्रतिशत था टोटल वोटों में, लगभग 62,800 वोट मिले थे। उसमें 20,000 वोट लगभग शहरी थे। ये पहली बार सपा को मिले। उसके बावजूद ये लोग इस तरीके की एक पोजीशन ला रहे हैं। आप 10 वर्ष पहले के चुनावों पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ सपा के प्रत्याशी को नोएडा से अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों का वोट, गांवों का वोट मिलता रहा है। जोगिंदर जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो जोगेंद्र जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमारी आवाज पहुंच। हाँ दिनकर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बैरागी जी कह रहे हैं कि पहले लोगों को वोट मिलता था तो उन्हें उम्मीद होती थी, क्या शहरी लोगों ने भाजपा को एक तरफा वोट देकर ऐसी स्थिति बना दी है कि अब उन तक लोग प्रत्याशी आना नहीं चाह रहे, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई भी नहीं आया? मेरे पास भाजपा वाले भी नहीं आए, समाजवादी पार्टी भी नहीं आई, बसपा भी नहीं आई। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आप अपनी योजनाओं को या आपने जो किया है उसको लेकर मतदाताओं के पास नहीं जाएंगे, उनसे मत मांगेंगे नहीं, तो मिलेगा कैसे? दूसरी बात यह है कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि हाई राइज के जितने वोटर होते हैं वो सिर्फ भाजपा के वोटर होते हैं। मिक्स यहाँ पे भी रिस्पॉन्स रहता है। हो सकता है अधिकतर वोटर उनकी तरफ झुक जाएं बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज हैं ये टिल्टेड हैं इस तरफ। लेकिन मैं मौजूदा चुनाव की बात करूं यहाँ पे, तो गांव के वोटर जितने नाराज हैं भाजपा से, शायद हाई राइज या शहरी वोटर उससे कहीं ज्यादा नाराज है। आप मुद्दों की बात ले लीजिए, ना तो श्मशान बना है, ना खेल का मैदान है, ना पार्क है, ना बसें चलती हैं, ना मेट्रो चल पाई। कोई भी काम जो पिछली सरकार छोड़ के गई थी वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। इस स्थिति में अगर वोटर नाराज भी है और उसके पास आप वोट मांगने ही नहीं जाएंगे या उसको कन्विंस नहीं करेंगे कि मैंने ये काम किया था, आप मुझे मतदान करिए, मैं दोबारा ये काम करूंगा, तो आपको मत मिलेंगे कैसे? फिर तो ये प्रिजम्पशन के साथ अगर गौतम बुद्ध नगर जैसी शहरी सीट की बात करें, आप अगर शहरी मतदाताओं से वोट मांगेंगे नहीं तो निश्चित है आपकी हार। तो फिर तो मैदान में ही नहीं उतरना चाहिए। जोगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अरे मेरी आप मैं आपका कैमरे में ना कैमरा दिख पा रहा, आवाज तो आ रही है आपकी मेरी? आ रही है ना? ठीक है, आप भी कैमरे में नहीं आ जवाब, रहा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मत आइए, मैं हमें दिख रहे हैं आप। मुझको ये बताइए जोगिंदर जी, आपको क्या लग रहा है, वहां पर 3 पार्टियां हैं नोएडा में, कितने लोगों पार्टियों ने, इन नेताओं ने आप लोगों से संपर्क किया है, क्या स्थिति है वहां पर? मैं मोटी मोटी बात बताऊं कि जिस जगह मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, हमारे यहाँ तो अभी तक किसी भी प्रत्याशी, जो बीजेपी का, जो समाजवादी पार्टी का है, चाहे बहुजन समाज का है, किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया अभी तक। हमारी सोसाइटी में कोई नहीं आया, लेकिन हाँ आसपास की सोसाइटीज में और जगह पे प्रत्याशी आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी क्या कहीं पर भी कोई नाम निशान नहीं है, कहीं पर भी कोई नहीं आ रहा है, ये स्थिति बनी हुई है इसका। दूसरा मैं बात बोलूंगा, मोटी मोटी बात, जो बीजेपी की बात करूंगा। बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी अपनी खुद गलतियां कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रही है। जैसे उस कारण लोगों में पहले से ही रोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी काम नहीं हुए पिछले 10 साल के अंदर। और फ्लैट बायर जितने हैं, चाहे किसान हैं, सब परेशान हैं आज की स्थिति में। और पिछले जब विधानसभा इलेक्शन थे, किसानों को उस टाइम, जो धरने में बैठे हुए थे किसानों को, उस टाइम एक एसडीएम के साइन करा के कुछ आश्वासन दिया गया था, वो पूरे नहीं हुए। फ्लैट बायर जोन से हैं, उनके लिए हम यहाँ बोले ना रजिस्ट्री है ना कब्जे हैं ना। मैं नोएडा एक्सटेंशन की भी बात करूंगा, मैं नोएडा जो सेक्टर 52 से आगे की भी बात करूंगा, यहाँ पर कोई भी ढंग की परिवहन व्यवस्था नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, बढ़िया खेल के मैदान नहीं है। मतलब ये सारी चीजें जो है, इनका रोष बहुत है हर एक वोटर के लेकिन अंदर। लेकिन 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 जोगिंदर जी, हाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट हाँ हैं वो, उनकी तस्वीर फिर भी बहुत बढ़िया है बाकी जो हमारे एमएलए हैं उनसे, क्या कि ये महेश क्या शर्मा आप जी जानते हैं मिल लेते। जोगिंदर सिंह जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले जो 2 विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, उनके नाम क्या हैं? ऐसा है, एक कोई कोई मिस्टर नागर करके हैं, एक कोई हाँ सोलंकी करके हैं, ये भी हमने अखबारों खबरों में पढ़ा है, टीवी हाँ में हाँ, पढ़ा है। लेकिन कोई खास प्रचार नहीं, मुझे भी इसलिए पता है कि मैं थोड़ा सा ठीक, सजग हाँ व्यक्ति हूँ इस बारे में। ठीक है, अदरवाइज आप, मैंने कई लोगों से पूछा, इस बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, मैं यही रोक रहा हूं आपको। दिनकर जी, क्या आपको यह पता है कि विपक्ष से जो 2 प्रमुख दल हैं, समाजवादी पार्टी जो गठबंधन की तरफ से अपना प्रत्याशी जिन्होंने खड़ा किया है, और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके नाम पता है आपको? जी, समाजवादी पार्टी की इसलिए पता है कि बड़ी चर्चा हुई थी। वो 3-4 बार कैंडिडेट चेंज हुए तो अखबारों में, चैनल्स पे बहुत चला था, सोशल मीडिया पे भी। पूरा नाम मुझे याद नहीं है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट का, कोई सोलंकी करके है, इनको भी खबरों में ही पढ़ा है जैसा जोगिंदर जी बता रहे हैं। कहानी ये है कि ना तो कहीं ये पोस्टरों में दिख रहे हैं, ना तो कहीं सोसाइटी में घूम रहे हैं, ना सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं। मैं अगर एक छोटी सी बात करूं, मेरे मोबाइल में एक एसएमएस आया कि डॉक्टर महेश शर्मा को विजयी बनाए। व्हाट्सएप पे भी उनका मैसेज आ गया, पता नहीं कहां से नंबर ढूंढ लेते हैं ये लोग। साथ ही साथ ट्विटर में भी मैसेज आ रहे हैं। तो ये चारों तरफ से सोशल मीडिया से तो घेर रखा है, हर मतदाता तक कम से कम इस माध्यम से पहुंच रहे हैं, उनका नाम पता है, प्रचार में तो वो आगे हैं। फिर भी पिछले चुनाव में भी डॉक्टर महेश शर्मा हमारी सोसाइटी में नहीं आए थे, उनकी पुत्री आई थी एक दिन कुछ देर के लिए, इस चुनाव में भी नहीं आए हैं। इसके साथ साथ जो निवासियों की समस्याएं होती हैं, बहुत लंबा धरना भी हुआ था हमारे यहाँ, तब भी बुलाने पे भी नहीं आए थे। बिल्डर से जो विवाद चल रहा है उसमें भी कभी मदद नहीं की, उन्होंने ना नहीं किया लेकिन मदद भी नहीं की। अभी भी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारी सोसाइटी की, मेंटेनेंस को लेकर, रजिस्ट्री को लेकर, या जो विवाद है जहां पे पोजीशन नहीं मिल रहा, बायर्स को प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पे भी जनप्रतिनिधियों की मदद नहीं मिली है। दिनकर जी, मैं इस और पॉइंट पे हो दोबारा आऊंगा। सकता है, मैं पहले जरा ये प्रत्याशियों की जानने वाली स्थिति पे एक रिमार्क ले लूं बैरागी जी से। बैरागी जी, जो हम बात रखना चाह रहे थे कि यहाँ पर शहरी मतदाता तक समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है इनका, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये C2 वगैरह सब हैं, इनके प्रत्याशी और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके नाम तक नहीं पता है लोगों को। और ये हमारे पास प्रबुद्ध लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक
200, 500, 1000 आदमियों का चेहरा बनते हैं। जब इनको नहीं पता है तो फिर आम आदमी वोट कहाँ देगा? वो वापस वही लगाई आएगा बीजेपी को। देखिए, तो बाकियों को भी नहीं पता है, बाकियों को पता है, नहीं है कि पता ही नहीं, पता है। तो पता है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है कि हम अपने प्रत्याशियों के बारे में भी विभिन्न माध्यमों से जान पा रहे हैं, बामुश्किल जान पा रहे हैं, उनके उपनाम से जान पा रहे हैं, नाम नहीं जानते हैं। या इस तरह की चर्चाएं हैं कि कोई प्रत्याशी है उस पार्टी का, लेकिन है कौन ये हम नहीं जानते हैं। लोकतंत्र की बहुत ही खराब स्थिति है। मैं अभी दोपहर कहीं बैठा था किसी सरकारी ऑफिस में, तो वहां पर एक सज्जन बता रहे थे कि डॉक्टर साहब के पास इस लोकसभा क्षेत्र लगभग हर मतदाता का डाटा मौजूद है। डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर महेंद्र नागर या डॉक्टर महेश शर्मा? डॉक्टर महेश शर्मा। ठीक है। और जो दोनों प्रत्याशी हैं उनकी तो घोषणा ही क्या कहते हैं, चुनाव घोषित होने के बाद, वो जो है उसके भी 15 दिन के बाद वो सामने आया है। एक प्रत्याशी दूसरा आया है 25 दिनों के बाद। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें चुनाव लड़ना है यहाँ से, यानी इस तरह की तैयारियां रही हैं। और विपक्ष में जो निराशा का माहौल है, यहाँ दो विचारधाराओं का चुनाव हो रहा है। पार्टी विचारधारा नहीं है, दो विचारधारा और हैं कि एक प्रत्याशी को पता है कि तुझे जीतना है और बाकी प्रत्याशियों को पता है कि तुम्हें हारना है। ये वाली जो विचारधारा है, इसे ये निराशाजनक जो स्थिति है। इसलिए जीतने वाले को तो इसलिए आने की आवश्यकता नहीं है कि वो आश्वस्त है कि वो जीत रहा है, और हारने वाले इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि तुम चले भी जाओ, मिल भी लो लोगों से, तो भी तुम्हें जीतना नहीं है। इस तरह का जो विचार मन में आ गया है, ये चुनाव में हम देख रहे हैं। हम पत्रकार हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें लग ही नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, ये बात सही है। तो प्रत्याशियों के बारे में, किसी प्रत्याशी के बारे में, जैसे पोस्टर बैनर पर थोड़ी पाबंदी भी है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। उसका थोड़ा चलन भी कम हो गया है। पहले चुनाव में बिल्ले बंटते थे, बच्चे दौड़ते थे बिल्ले लेने के लिए, फिर वो शर्ट पर टांग कर घूमते थे, उससे चुनाव का माहौल बनता रहता था। अब वो कुछ नहीं है, वो सब सोशल मीडिया पर आ गया। जैसा दिनकर जी बता रहे हैं कि वो उनको सोशल मीडिया से कई मैसेज, कई प्लेटफॉर्मों से मैसेज आ चुके हैं डॉक्टर महेश शर्मा के, जो भाजपा प्रत्याशी हैं। बाकी लोगों की पहुंच भी उतनी नहीं है। और जैसा आप अभी मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं भी चला लेता हूं स्काइप को, मैं आपको बता दूं कि वो दोनों प्रत्याशी शायद स्काइप चलाना ना जानते हो, इंस्टाग्राम चलाना ना जी जी जानते जी, हो। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों प्रत्याशियों का जो सोशल मीडिया है, मैंने चेक करा तो उन पर उनसे ज्यादा फॉलोअर या जो उनकी एक्टिविटी है शायद दिनकर जी की होंगी, जोगिंदर सिंह जी की होंगी। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे 1-2 साल की बात कर रहा हूँ। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष से, खास तौर पे उनका सोशल मीडिया पर या फिर तकनीक के साथ हाथ तंग है। तो बाकी वो जो उससे वो उससे 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 बिल्कुल फैमिलियर नहीं है। अब जो राजेश जी, बात यह है कि क्या परंपरागत चुनाव वो लड़ नहीं पा रहे हैं और जो आधुनिक चुनाव है उसके बारे में वो अनभिज्ञ हैं, या उसके तौर तरीकों से वो अनभिज्ञ हैं इसलिए? नहीं 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 नहीं। आशु जी दरअसल बाजार में सब कुछ बिक रहा है। टेक्निक भी बिक रही है, टेक्निकल लोग भी उपलब्ध हैं। आपको केवल चुनाव लड़ने का मन होना चाहिए, पहले से तैयारी होनी चाहिए। पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, आम जनता को तब पता चलता है जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लगभग 1 वर्ष पहले से वो अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं। और जो सजग पार्टियां हैं, जिन्हें वास्तव में सत्ता में आने की ख्वाहिश है, वो तो 5 वर्ष ही चुनाव लड़ती हैं।
वो अपने प्रत्याशी भी तय कर लेती हैं, वो अपने संसाधनों का संग्रह भी कर लेती हैं, रणनीति की भी तैयारी कर लेती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है, गौतम बुद्ध नगर सीट की बात नहीं है, आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखिए, तो उस उत्तर प्रदेश में पार्टियों के पास प्रत्याशियों का टोटा है कि वो अपने प्रत्याशी भी तय नहीं कर पा रही हैं, तो चुनाव कहाँ जी लड़ रहे हैं? बिल्कुल। अब मैं इसी बात पे दिनकर जी को ला रहा हूँ। दिनकर जी, आपने जो बात बैरागी जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष आपको टच कहाँ से करेगा, उसको तो अभी ये सब चीजें करनी नहीं आती, या फिर वो पहले मान चुका है कि हमें तो हारना है, हम खड़े सिर्फ इसलिए हुए हैं कि ये ऐसा भी ना हो कि मतलब बिना चुनाव ही जीत जाए कोई, या जो हमारा वोटर है, जितना उनके पास वोटर है जो गांव में है, वो उन तक अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे में एक आम वोटर के तौर पे आपके सामने क्या समस्या है, क्योंकि आपके पास तो कोई चॉइस बची ही नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा-सा इसमें अलग मत रखता हूँ। हर पार्टी के पास विधानसभा स्तर तक या बूथ स्तर तक सोशल मीडिया सेल है, जो वो चलाते हैं, और लोकल लेवल पर उनके पास भी डेटा है कि कहाँ पे कितने वोटर हैं, और सबको वोटर की सूची भी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन गाँव में अगर एक किसी पार्टी का आदमी है, तो उसको पता है कि ठीक है, कहाँ पे लोग हैं, या किसी सोसाइटी या सेक्टर में है, तो वहाँ भी पता है। अब ये बात है कि हर चीज़ का खर्च होता है। क्या नए प्रत्याशी के पास इतना समय और संसाधन है कि वो उपलब्ध सोशल मीडिया चैनल्स जो उनकी पार्टी के ही हैं उसका उपयोग कर सकें? क्या ये इरादा है कि इस तरह से भी वोटर के पास पहुंचा जा सकता है, या पहुंचने की इच्छा है? दो चीजें हैं। अगर आप सोशल मीडिया से नहीं पहुंच रहे, अच्छी बात है, वो तो वैसे भी वर्चुअल होता है। क्या आप फिजिकली जो परंपरागत तरीके हैं उसके द्वारा वोटर तक पहुंच रहे हैं या पहुंचने की इच्छा रखते हैं? मुझे लगता है यहाँ पे भी कमी है। मैंने घूमते हुए देखे हैं कुछ लोगों को झुंड में, लेकिन उसमें मुझे बसपा और सपा नजर नहीं आया। और आना चाहिए। मेरा तो घर वैसे भी बड़े चौड़े 130 मीटर रोड पे है। जब यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मेरे लिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि वो अंदर के सेक्टरों में जा रहे होंगे। और अगर जाएंगे नहीं तो हार निश्चित है, और अगर हार निश्चित है, हारने के लिए आप लड़ रहे हैं, तो आपको लड़ना नहीं, नहीं लेकिन चाहिए। लड़ाई तो इस बात की थी, सापा में तो बेचारी इस बात पर लड़ी गई 10 दिन तक कि पहले जो वर्तमान प्रत्याशी हैं इनको टिकट मिल गया, फिर इनकी जगह किसी और को टिकट मिल गया, और फिर ये 5 दिन जो है होली पर वहीं पड़े रहे लखनऊ कि टिकट जी लेके ये जाएंगे। ये जी ये बहुत आश्चर्यजनक है। टिकट लेते टाइम तो रेस लगी थी कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, 3 बार बदला गया। लेकिन जब लड़ने की बात आ रही है धरातल पे, तो आप गायब दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप सिर्फ लड़ने के लिए एक डमी कैंडिडेट की तरह अगर लड़ेंगे, तो फिर तो विपक्ष साफ है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं बची है। जो एक कैंडिडेट है उसको वोट देंगे और जिताएंगे। मैं जोगिंदर जी आपसे पूछना चाहता हूं कि एक समाज सेवी के तौर पर आप में तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, लगातार आप अपनी चीज़ों को मतलब छोटी छोटी बातों पर आप अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये विपक्ष ने सरेंडर कर दिया है या सब ये डमी प्रत्याशी हैं जैसे कि दिनकर पांडे जी कह रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जोगिंदर जी, आपका म्यूट हो रखा है क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। आई थिंक जोगिंदर जी की आवाज़ में कुछ है इशू आज। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो बात है कि ये तो सब डमी प्रत्याशी हो गए? डमी नहीं है, डमी नहीं है, इतना इतना बल्कि आदमी अपनी बल्कि रेस्पेक्ट दांव पे लगा रहा है, अपनी इज्जत दांव पे लगा रहा है कि मैं टिकट लेके आया, मैं टिकट लेके आया, मैं पार्टी से टिकट लड़ रहा हूं। और आपने भी कहा कि भाई चूंकि वो जानते हैं कि हमें तो हारना ही है। हाँ, एक तो ये स्थिति है, एक तो ये स्थिति है, निराशा की स्थिति कहते हैं इसको। और दूसरी स्थिति ये है कि इन पार्टी प्रत्याशियों को, जहां तक मेरी जानकारी है,
अपने पार्टी लेवल पर भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी उनके साथ उस तरह से नहीं है जैसे चुनाव लड़ाया जाता। वो ये राजेंद्र सोलंकी तो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो कई बार विधायक भी रहे हैं। ले हाँ, लेकिन लेकिन महेंद्र नागर तो चुनावी राजनीति में पहली बार उतरे हैं और एमपी के चुनाव में उतरे हैं। एमपी का चुनाव एक बहुत लंबा चुनाव क्षेत्र होता है। मुझे अच्छी तरह याद है 1900 शायद 96 के चुनाव में मैं डीपी यादव का चुनाव कवर करने गया था संभल में, तो अपने चुनाव क्षेत्र से गुजर कर गया तो मुझे लगभग 3-4 घंटे लगे थे इसको। सड़कें उतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन गाड़ी से जाने में 3-4 घंटे लगे थे अपना चुनाव क्षेत्र क्लियर कर निकालने में। और उसके बाद हम संभल पहुंचे थे और अगले 2 दिन संभल में रहे, तो वहां भी 2-2 घंटे लगते थे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में। तो चुनाव क्षेत्र बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर पार्टी संगठन का सहयोग ना मिले, प्रत्याशी में निराशा का माहौल हो, जो दिनकर जी ने कहा कि खर्च करने की भी इच्छा ना हो, तो फिर चुनाव कहाँ रह जाता है। फिर तो चुनाव जो है वो दिखावे का चुनाव है। बाकी एक व्यक्ति को निर्विरोध ना रहकर एक तरह से वॉक ओवर दिया जा रहा है कि वो वही लड़े और वही जीते। मुझे याद आता है, मैंने समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और यहाँ के बड़े नेता हैं, फिलहाल सबसे बड़े नेता वही हैं, राजकुमार भाटी, तो उनसे पूछा था कि भाई आप लोग कौन सा प्रत्याशी ला रहे हैं, या इस बार, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी लग रही थी कि कोई प्रत्याशी लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो मैंने पूछा था कि क्या निर्विरोधी चुनाव हो जाएगा, तो बोले नहीं ऐसे तो नहीं जीतने देंगे। तो मैंने पूछा था कि मतलब हारने के लिए आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो, तो अब क्या कमोबेश वही बात साबित हो रही है कि भाई लगभग वही स्थिति है, लगभग वही स्थिति है। मुझे इन दोनों विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के 2-2 लाख वोट प्राप्त करने पर भी संदेह है अभी तक। अभी चुनाव में 14 दिन बाकी हैं, तो 14 दिन में बहुत सारी स्थितियां बदल भी सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग 2-2 लाख वोट भी पा जाएं तो एक तरह से इनको खुद वोट आकर गिर गई हैं इनके पास, ऐसा समझा जाए। जोगिंदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आप बोल पा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिनकर जी, जाते जाते अब इस प्रोग्राम को जब क्लोज करते हैं, तो एक मेरा आखिरी कमेंट है कि अगर भाजपा के सामने जो शहरी मतदाता है उसके सामने कोई चॉइस नहीं है भाजपा के लिए, और आपने कहा कि बहुत समस्याएं थी, अब बहुत सारी बातें हैं, तो क्या इसका रिफ्लेक्शन किसी और तरीके से दिखाई देगा, या फिर लोग वोट ही नहीं डालेंगे? ऐसा कुछ हो सकता है? मैं इसका जवाब दूंगा। उससे पहले पिछले डिस्कशन में एक मुझे याद आ रहा है, प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि भाजपा ऐसे जीतती नहीं है नॉर्मली, वो क्या करती है कि माहौल ऐसा बना देती है कि वॉक ओवर मिल जाता है। तो वॉक ओवर शब्द से मुझे याद आया, तो यहाँ भी यही हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो गांव में कोई खुश नहीं है, किसी गांव में विकास हुआ नहीं है, गांव वाले सारे विरोध में हैं। शहरी एरिया में देखेंगे तो रजिस्ट्री के मुद्दे को लेकर, सार्वजनिक परिवहन के मुद्दे को लेकर, या अन्य मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे को लेकर सभी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हवा ऐसी बन गई है कि इन्हीं को जीतना है। आप देखेंगे 36 से ज्यादा सोसाइटी में नो रजिस्ट्री नो वोट के बैनर्स लग चुके हैं, लोग नोटा की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन तो कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन जैसा कि बैरागी जी ने बताया, अगले 14 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। फिर भी जितना विरोध है सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी का, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दिखेगा। और अगर कोई भी विपक्ष का प्रत्याशी ठीक से घूम गया तो शायद परिणाम भी आश्चर्यचकित करने वाले हो जाए। लेकिन अभी जैसी स्थिति चल रही है, मुझे लगता है एक तरफा जीत एक हो सवाल जाएगी। आखिरी, मतलब आखिरी बोला था मैंने आपसे, लेकिन एक एक वर्ड में मैं पूछना चाहूंगा आप तीनों से, अगर जोगिंदर जी की आवाज अगर सही होगी तो उनसे ही पूछूंगा। आज की परिस्थिति में जब हम बात कर रहे हैं 12 अप्रैल को, तो डॉक्टर महेश शर्मा की फिलहाल जीत कितने लाख वोटों से होती हुई दिख रही है आपको?
जब हम इस समय बैठे, जब हमें लग रहा है कि 2-2 लाख वोट भी नहीं मिले। अगर इस स्थिति में रहा जहां पे पहुंच नहीं रहे तो जमानत जब्त हो जाएगी। डॉक्टर महेश शर्मा कितने वोटों से जीत रहे हैं? वॉक ओवर मिल रहा है या कितना लंबा आंकड़ा है? वॉक ओवर ही है, 6-7 से ज्यादा ही से जीतेंगे। वोटों से जीत रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा, आपके हिसाब से फिर अब अगर ये स्थिति है जो आज की है, आज से 12 दिन में क्या होगा, हम आप और हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ वोट जो उन्हें नहीं पड़ेंगे वो विपक्षियों को मिलेंगे, बस इतना ही। मार्जिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए वोट हम कितना भी कम मान ले, क्योंकि 15 लाख वोट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मार्जिन की स्थिति ये है कि 26 लाख कुछ हजार वोटों का टोटल आंकड़ा है। उसमें से अगर हम 60% मान ले तो जो आप कह रहे हैं कि लगभग 15 लाख वोट पड़ेगा। 15 लाख वोट में से 5 लाख में सब लोग सिमट जाएंगे और 10 लाख वोट डॉक्टर महेश शर्मा को मिल जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 7 लाख की जीत उनको मिलने वाली है, ऐसी संभावना। हाँ, ठीक है। तो आज इस परिचर्चा के बाद जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रत्याशी शहरी वोटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसमें ये परेशानी नहीं है कि वो पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं वो ये मान चुके हैं, या जैसा दिनकर जी ने कहा कि भाजपा ने माहौल ऐसा बना दिया है कि डॉन को डॉन को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो भाजपा को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो वो हार चुके हैं मन से। मन के हारे हार है और मन के हारे जीत। इसलिए दोनों विपक्षी प्रत्याशी, मैं डॉक्टर साहब के लिए डॉन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। मैं डॉन के उनके ऊपर नहीं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ एक मिसाल डायलॉग दिया था, उसके बाद मैंने बोला कि भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसका रेफरेंस लेते हुए। तो जो इस बात को आज क्लोज करते हैं कि अगर प्रत्याशियों ने शहरी मतदाताओं तक पहुंचने की अपनी कोशिश को ऐसे ही बनाए रखा, तो इस बार भाजपा की जीत यहां से बहुत बड़ी होने जा रही है। और अगर वो बम्पर होने जा रही है, वैसे भी वो माहौल बना ही चुके हैं, तो बस ये एक मुझे लगता है कि शायद एक प्रक्रिया भर है, क्योंकि अगर अब तक कुछ नहीं कर पाए तो 12 दिन में चमत्कार ही हो सकता है, भगवान कोई चमत्कार कर दें, लेकिन उसके अलावा कोई और बात नहीं है। तो आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि प्रत्याशी, विपक्ष के प्रत्याशी कम से कम शहरी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो सोशल मीडिया से पहुंचे, वो फिजिकल अपना वो बनाएं, कोई जनसभा या रोड शो या किसी भी चीज के जरिए, जिससे कम से कम लोगों को ये तो पता लगे कि भाई लड़ कौन रहा था, हारा कौन है, जीता कौन है। और नहीं तो फिर बाकी तो जो हो रहा है उसमें हम सब वैसा ही बात करेंगे और चुनाव के रिजल्ट के बाद कि भाई क्यों हारे, क्यों नहीं हारे, ये विवेचना का विषय रहेगा। लेकिन आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ इन्हीं चुनावों को लेकर बात करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।